हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ISPCS केंद्र। फ्रेंड्स, 100 पेज नोट्स सीरीज का ये 18th वीडियो है, अर्थात लेक्चर 18th है। इसके पहले कुल 17 लेक्चर्स हो चुके हैं, छोटे छोटे लेक्चर्स हैं जिनमें पूरी की पूरी हिस्ट्री, बायोलॉजी और केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, जिनके PDF को भी मैंने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया है। और एक दो वीडियो फिजिक्स के भी हो चुके हैं, इसमें भी हम फिजिक्स की बात करने वाले हैं। तो पिछले वीडियोज़ को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इसमें बात करते हैं हम भौतिक राशि की। ये मात्रक अर्थात यूनिट्स, इकाई वाली बात की जाए तो इसको मैंने पिछले वीडियो में कवर कर दिया है। ठीक, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक, इसमें हम बात करेंगे भौतिक राशि की। ठीक, भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी की, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। ठीक, तो यहाँ पर उसी बात को एक्सप्लेन करेंगे जिसकी ज़रूरत है, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, इसमें समझाने वाला हूँ, जहाँ पर भी समझाने की जरूरत पड़ेगी वहाँ पर मैं समझाऊंगा। ठीक, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, वीडियो देखने के बाद आपको फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए वीडियो में आप बने रहिए। ठीक, एक एक करके मैं सारी चीज़ों को समझाता हूँ। ठीक, यूनिट की मैंने बात कर ली है, बट बीच बीच में इसमें भी बताते रहूँगा जहाँ जरूरत पड़ेगी। ठीक, जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक ना, तो रिवीजन भी आपका हो जाएगा। और मैं ये सजेस्ट करूँगा कि इसको देखने के बाद पिछले वाले वीडियोज़ को भी ज़रूर देख लीजिएगा, कम से कम फिजिक्स वाले। ठीक है ना, देखिए, इसमें हम बात कर लेते हैं भौतिक राशि अर्थात फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं। मुख्यतः ये दो प्रकार की होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी अर्थात अदिश राशि, और वेक्टर क्वांटिटी अर्थात सदिश राशि। ठीक, एक एक करके मैं समझाता हूँ। अदिश का मतलब ये हुआ, अदिश राशि का मतलब ये हुआ जिसके पास केवल क्या हो, परिमाण हो। ठीक, परिमाण हो, जिसके पास केवल परिमाण हो, मैग्नीट्यूड हो, लेकिन डायरेक्शन नहीं हो, दिशा नहीं हो। ठीक, दिशा नहीं हो। अदिश, मतलब नहीं, दिश मतलब दिशा। ठीक, जिसके पास डायरेक्शन नहीं हो, जिसको डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, डायरेक्शन बदलने से मैग्नीट्यूड वगैरह पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वैसे मतलब उसके रिजल्ट में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा डायरेक्शन बदलने से। कहने का मतलब ये हुआ ना कि अदिश राशि वैसी राशि होती है जिसके पास केवल परिमाण होता है, डायरेक्शन नहीं। ठीक, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। और सदिश की बात की जाए, एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा, पहले जान लीजिए। सदिश की बात की जाए तो स मतलब साथ में, दिश मतलब दिशा, जिसके साथ में दिशा हो, डायरेक्शन हो। ठीक, परिमाण तो होगा, दोनों में परिमाण होगा। ठीक, मैग्नीट्यूड दोनों के पास होगी। ठीक, परिमाण इसके पास है सदिश में, और साथ में इसके पास डायरेक्शन भी है अर्थात दिशा भी है। ठीक, दोनों चीज़ें इसके पास होंगी तो उसको बोलेंगे सदिश अर्थात वेक्टर क्वांटिटी। ठीक ना, एक एक करके मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल के साथ। जैसे मान लीजिए कि ये टीवी है। ठीक, टीवी है, अब यहाँ पर प्लग लगा हुआ है, एक मिनट रुकिएगा। टीवी है, ठीक, यहाँ पर प्लग लगा हुआ है। ठीक, यहाँ से इसमें अगर सप्लाई देते हैं आप टीवी में, एलईडी ही मान लीजिए। ठीक, तो एलईडी चलेगी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, जैसे पिक्चर आ रहा है उस वैसे ही पिक्चर इसमें आएगा। ठीक, और मान लीजिए हम वायर को इधर से लेकर कनेक्ट करते हैं, इधर से लेकर आते हैं, इधर से प्लग, ठीक, इधर से लेकर आते हैं, कनेक्शन देते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? नहीं पड़ेगा ना, मतलब करंट चाहे किधर से भी लेकर आएँ, टीवी जैसे चल रही है, मतलब एलईडी जैसे चल रही है वैसे ही चलेगी, कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। समझ में आ रहा होगा आपको, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं ना कि ये जो करंट है, करंट आ रही है इसमें, धारा, विद्युत धारा, वो कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, कैसी क्वांटिटी हो जाएगी? स्केलर क्वांटिटी, मतलब अदिश राशि। ठीक, डायरेक्शन से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसके डायरेक्शन से कोई फर्क पड़ने वाला है भी नहीं। ठीक, उसमें डायरेक्शन समझ में आ रहा होगा आपको, कहने का मेरा मतलब। ठीक, वैसे ही एक और बात करते हैं। जैसे मान लीजिए इधर की तरफ हमें जाना है। ठीक, ऐसे आपको पता है ना मैप में, इसमें तो मैं बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैप में आपको बता देता हूँ। इधर की तरफ नॉर्थ होता है, इधर साउथ, इधर की तरफ ईस्ट, इधर की तरफ वेस्ट। ठीक, इधर की तरफ कोई जा रहा है, ठीक, ईस्ट की तरफ, उसकी स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक, इस स्पीड से वो जा रहा है। ठीक, किधर की तरफ? पूर्व की तरफ। समझिएगा इस बात को, पूर्व की तरफ जा रहा है। ठीक ना, मैग्नीट्यूड की बात की जाए, परिमाण की बात की जाए तो कितना है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, लेकिन डायरेक्शन की बात की जाए तो उसकी दिशा किधर की तरफ है? पूर्व की तरफ। ठीक ना, तो पूर्व की तरफ जा रहा है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक, इसके पास डायरेक्शन है, तो जैसे ही इसके पास डायरेक्शन आ गया, हम इसको क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। ठीक, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन को अगर हम बदल देते हैं तो ये जहां जाने वाला था वहां तो नहीं जा पाएगा ना,
उसके रिजल्ट में प्रभाव पड़ेगा ना, उसके रिजल्ट पर प्रभाव पड़ेगा ना, उसका रिजल्ट बदल जाएगा। ठीक, इसको पूर्व में मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाना है तो ये इधर की तरफ मान लीजिए ये डायरेक्शन बदल देता है, ये उल्टा चलने लगता है इसी स्पीड के साथ, इधर की तरफ उल्टा चलने लगता है तो ये कहाँ चला जाएगा, इधर इधर गुजरात की तरफ पहुंच जाएगा ना। आप समझ पा रहे होंगे, मतलब डायरेक्शन बदलने से फर्क पड़ जा रहा है वेक्टर क्वांटिटी में। ठीक, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा इधर की तरफ चले तो इधर गुजरात की तरफ पहुंच जाएगा। ठीक, इसीलिए इसको जब मैं एक बात बता देता हूं आपको, जब 20 किलोमीटर प्रति घंटा ये दिया हुआ है, परिमाण के साथ डायरेक्शन भी आ जाए तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं, वेग बोलते हैं। लेकिन अगर बिना डायरेक्शन के बात करें, बिना डायरेक्शन के बात करें, बोल दे कि हाँ कोई है जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है। ठीक, हालांकि स्पीड मैं अभी नहीं बोल रहा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है, तो आप क्या समझेंगे, डायरेक्शन अगर बता नहीं रहा है तो आप ये समझेंगे कि चलो डायरेक्शन नहीं बता रहा है तो ये क्या हो गया, ये हो गया, इसको बोलेंगे गति, गति या फिर चाल, इसी को स्पीड बोलते हैं। ठीक, लेकिन जब डायरेक्शन के साथ बोलता है, जब उसमें डायरेक्शन भी आ जाती है तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, वेलोसिटी, अर्थात चाल, सॉरी अर्थात वेग। मैंने इसमें लिखा है, टेंशन नहीं लीजिएगा, देखिए मैं दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए चाल या गति, ठीक, चाल या गति, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड। स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसमें डायरेक्शन की बात नहीं की जाती है। वही अगर इसमें डायरेक्शन की बात कर दी जाए तो इसका जो नाम बदल के हो जाता है वो क्या हो जाता है, वेग अर्थात वेलोसिटी। तो दोनों में डिफरेंस है। चाल या गति क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, जबकि सदिश की बात की जाए तो वेग है। ठीक, वेग क्या है, सदिश राशि है। डिफरेंस है दोनों में, ध्यान जरूर रखिएगा। ठीक, वैसे ही आगे बात की जाए, सारे एग्जाम्पल जितने भी हो सकते हैं वो सब मैं समझा देता हूँ। सब आगे बात की जाए द्रव्यमान की। ठीक, द्रव्यमान जैसे मास, मान लीजिए कि आलू है। ठीक, आलू को वजन किया गया, एक मिनट, आलू को वजन किया गया, मान लीजिए आ गया 5 kg। ठीक, तो ये आलू का क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया। ठीक ना, आलू का क्या हो गया, ये द्रव्यमान हो गया। भले हम लोग बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं कि चलो वेट हो गया, वेट इसका 5 kg है, बट फिजिक्स की भाषा में, साइंस की भाषा में वो गलत है। ये है द्रव्यमान अर्थात मास। मास और वेट में डिफरेंस है, यही समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, वेट क्या होता है वो भी मैं समझा रहा हूँ, बट समझिए कि द्रव्यमान है ये। ठीक, अब 5 kg चाहे जैसे भी वेट, जैसे भी आप इसका वजन निकालिए, 5 kg लटका दीजिए कहीं पर, लटका के वजन कीजिए या फिर वेइंग मशीन पर रख दीजिए इसको। ठीक, चाहे जैसे भी कीजिए, इसका 5 kg का 5 kg ही रहेगा, चाहे कहीं भी ले जाकर कीजिए, पृथ्वी पर कीजिए, चाहे दूसरे ग्रह पर चले जाइए, 5 kg किसी का द्रव्यमान है। ठीक, तो 5 kg ही रहेगा वो। कोई व्यक्ति है, उसका वजन, उसका जो द्रव्यमान है वो 50 kg है। ठीक, तो वो कहीं भी रहे 50 kg ही रहेगा, द्रव्यमान नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। ठीक है ना। ठीक, तो आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद भार की, ये मैं ऐसा क्यों समझा रहा हूँ, देखिए एक बार समझ जाएंगे ना तो चाहे कुछ भी आए आप दिमाग लगा के बता सकते हैं ये कि सदिश है या अदिश है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक, भार की बात की जाए, वेट की बात, तो वेट बेसिकली क्या होता है देख लीजिए। मान लीजिए ये टेबल है, टेबल पर कुछ रखा हुआ है। ठीक, मान लीजिए किताब है। ठीक, ये बुक है, ये बुक है, और बुक का जो वेट है ये मान लेते हैं 2 kg है। ठीक, 2 kg की ये बुक है, किताब है। ठीक, वेट में मैंने गलती से बोल दिया। इसका जो मास है अर्थात द्रव्यमान कितना है, 2 kg का है। ठीक, तो इसका 2 kg क्या हो गया, इस बुक का क्या हो गया, इस बुक का क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया। लेकिन पृथ्वी की वजह से, अर्थ की वजह से इस बुक पर एक नीचे की तरफ फोर्स लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, बिल्कुल नीचे की तरफ। ठीक, नीचे की तरफ एक फोर्स लगता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। और वो फोर्स कितने के बराबर होता है, 2 इंटू जी, मतलब मास इंटू जी। मास कितना है 2, और जी, जी अर्थात 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आगे मैं बता दूंगा। राउंड ऑफ करके हम जनरली 10 भी ले लेते हैं, तो 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 20। ठीक, समझ में आ रहा होगा आपको। तो नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है ना पृथ्वी की वजह से, ग्रेविटेशनल जो फोर्स लग रहा है उसी को वेट बोलते हैं। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन। अब मैं समझाता हूं आपको, देखिए क्यों ऐसा समझा रहा हूं। देखिए द्रव्यमान की बात की जाए ना, तो द्रव्यमान के एसआई यूनिट की बात की जाएगी। अगर स्पीड की बात की जाए तो इसका एसआई यूनिट कितनी, एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, और उसके बाद वेग की बात की जाए तो इसके भी, इसका भी जो मात्रक है, इसकी भी जो यूनिट है उसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड ही होगी। ठीक, लेकिन द्रव्यमान की बात करते हैं, इसकी यूनिट होगी केजी। ठीक, जबकि वेट की बात की जाए तो वेट, देखने में वेट लग रहा है, आपको लग रहा है वजन करना है, लेकिन वेट क्या है, फोर्स है। ठीक, पृथ्वी की वजह से, अर्थ की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक, पृथ्वी की वजह से हो, हम पृथ्वी पर हैं इसलिए मैं पृथ्वी की बात कर रहा हूं। कहीं भी अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से
ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पर, तो वो उसका वेट हो जाएगा। ठीक, तो वेट चूंकि फोर्स है, इसीलिए इसका जो यूनिट होगा, इसकी जो इकाई होगी, इसका जो मात्रक होगा, वो क्या होगा, न्यूटन में होगा। ठीक, न्यूटन में होगा। ठीक, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये नहीं कि वेट की यूनिट पूछ ले तो आप केजी मार दीजिए, नहीं, न्यूटन, क्योंकि वेट क्या है, फोर्स है। फिर दूरी की बात कर लेते हैं। दूरी क्या है, अदिश राशि है। ठीक, मान लीजिए यहाँ से चले, ऐसे 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 चलते चलते यहाँ पर पहुँच गए। ये जो चल रहे हैं ना, ये जो लेंथ है, यही दूरी है। ठीक ना, समझ पा रहे होंगे। ये है अदिश राशि। वही विस्थापन की बात की जाए तो जहाँ से चले हैं और जहाँ पहुँचे हैं, ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट को जब मिलाएंगे तो ये विस्थापन है, अर्थात डिस्प्लेसमेंट है। ठीक, तो ये डिफरेंस है। अब मान लीजिए यहीं से चले थे और वापस घूमते घामते घूमते घामते फिर यहीं पर आ गए, तो समझिएगा डिस्टेंस, ये चले हैं, मान लीजिए ऐसे घूमते 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 यहाँ पर आए, 2 किलोमीटर चलिए, तो डिस्टेंस तो चलिए 2 किलोमीटर हो गया, समझ पा रहे होंगे आपको। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो जहाँ से चले थे वहीं पर आ गए, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिलाइएगा, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु को, तो यहीं पर ना आ जा रहे हैं, मतलब जीरो हो जा रहा है। कहने का मतलब ये हुआ ना कि दूरी जीरो नहीं हो सकती है, बट विस्थापन जीरो हो सकता है। ठीक, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक, हाँ, इस बात से आप ये भी समझ सकते हैं कि दूरी जो होगी ना, जो दूरी होती है वो हमेशा विस्थापन से या तो बड़ी होगी या फिर उसके बराबर हो सकती है। बराबर किस केस में, मान लीजिए हम सीधे ही चलते जा रहे हैं तो यही दूरी हो गई, और इनिशियल और फाइनल को जैसे मिलाइएगा ये, तो यही डिस्प्लेसमेंट भी हो गया, विस्थापन भी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। विद्युत धारा के बारे में मैंने बता दिया है कि ये क्या है, करंट है। बल की बात की जाए तो बल, फोर्स, ये क्या है, एसआई यूनिट है। विद्युत धारा ये अदिश राशि है, और बल क्या है, ये मैं अब बता देता हूँ। देखिए एक बात बता देता हूँ, ये सब एक जैसे थे, चाल, वेग, द्रव्यमान, भार, दूरी, डिस्प्लेसमेंट, और इनमें कुछ कुछ डिफरेंस था, इसलिए मैंने सामने सामने लिखा है। अब इसको मत कोरिलेट कीजिएगा, विद्युत धारा और बल में कोई रिलेशन है, ऐसा नहीं है, मैंने ऐसे बस लिख दिया है। ठीक, ऐसे ही लिख दिया है, इसको बस सामने इसलिए लिखा था क्योंकि डिफरेंस आपको पता चले। ठीक, नीचे जो लिखा है उसका मतलब आमने सामने से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक, हाँ, अब देख लीजिए, अदिश में विद्युत धारा है, तापमान भी अदिश राशि है। ठीक, कार्य जो करते हैं, वर्क है, ये भी अदिश राशि है। ऊर्जा की बात की जाए तो ये भी अदिश राशि है, और शक्ति भी अदिश राशि है। ठीक, बल की बात की जाए तो बल एक डायरेक्शन में ही लगेगा। ठीक, दूसरे डायरेक्शन में लगाइएगा तो रिजल्ट बदल जाएगा ना। मान लीजिए कि ये टेबल है, इस पर हम बुक रखे हुए, इस पर कोई बुक है। ठीक, इसको ऐसे फोर्स लगाइएगा इधर की तरफ, तो ये बुक इधर की तरफ खिसक सकती है, इधर की तरफ जा सकती है, इधर की तरफ, इधर की तरफ, आ रहा होगा समझ में। लेकिन इसी फोर्स को अगर ऐसे लगाने लगे ऊपर से, तो बुक इधर थोड़ी जाएगी, मतलब रिजल्ट चेंज हो जा रहा है ना, समझ पा रहे होंगे आप। ठीक, इसीलिए बल क्या है, सदिश राशि है, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन की बात की जाए तो एक्सेलरेशन भी सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन की वजह से तो स्पीड बदलती है, कायदे से देखा जाए ना तो बल की वजह से एक्सेलरेशन आता है। ठीक, तो बल ऐसा यूनिट क्या बोलते हैं, ये बल स्केल वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी ही होगी, ऐसे आप समझ सकते हैं। और आपको पता है कि इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं, मतलब स्पीड इधर बढ़ रही है, इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहे होंगे ना गाड़ी को, इसी डायरेक्शन में, तभी तो स्पीड बढ़ रही है। अगर दूसरे डायरेक्शन में एक्सेलरेट कीजिएगा तो उसकी स्पीड कम होने लगेगी। ठीक, उसी को डी एक्सेलरेशन बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। ठीक, लेकिन चलिए, मैंने समझाना था, खाली ये ध्यान में रखिए आप कि ये स्केलर है कि वेक्टर है, मैं तो बस ऐसे ही समझा रहा हूँ। टॉर्क की बात की जाए तो टॉर्क भी फोर्स है, इसकी वजह से कोई वस्तु घूम जाती है, तो चूंकि फोर्स है टॉर्क बेसिकली फोर्स है, इसीलिए वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, संवेग की बात की जाए तो देखिए, वेग हो या संवेग हो, संवेग में आगे बता देता हूँ, संवेग अर्थात मोमेंटम। ठीक, तो ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, ये सब एग्जाम्पल से जो महत्वपूर्ण है, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए, द्रव्यमान की बात की जाए तो द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर अचर अर्थात कांस्टेंट रहेगा, मैं समझा चुका हूं। जबकि भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न संभव है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भार संभव हो सकता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए पृथ्वी पर आप हैं, ठीक, आपका जो द्रव्यमान है वो 50 kg है, ठीक, द्रव्यमान 50 kg है, लेकिन कहीं पर भी हैं तो आपके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, कितना के बराबर, 50 इंटू लगभग में मान लेते हैं 10, 9.8 होता है हालांकि, तो कितना फोर्स लग रहा है आप पर, 500 न्यूटन का फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, समझ पा रहे होंगे आप। ठीक, मतलब द्रव्यमान तो 50 kg है, बट फोर्स कितने का लग रहा है, 500 न्यूटन का। वही आप चांद पर चले जाइए तो द्रव्यमान आपका वहाँ 50 kg ही रहेगा, द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं आएगा। जबकि फोर्स की बात की जाए तो फोर्स आपका चेंज हो जाता है। मैं बता देता हूँ कितना चेंज हो जाता है। चांद की बात की जाए तो हर जगह अलग अलग होगा। जो यहाँ पर लग रहा है ना, इसके एक
मतलब 1/6 फोर्स लगेगा, छठा भाग लगेगा। जितना यहाँ पर लग रहा है अर्थ पर, उसका छठा भाग वहाँ पर लगेगा। ठीक, तो थोड़ा वहाँ कम फोर्स फील करेंगे। ठीक, यही तो ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाता है तो लगता है कि तैर रहे हैं, हल्का फील करते हैं। ये मैं बता चुका हूँ कि दूरी जो है ना हमेशा विस्थापन से बड़ी होगी या फिर उसके बराबर हो सकती है। ठीक, दूरी शून्य नहीं हो सकती है लेकिन विस्थापन शून्य हो सकती है, ये मैं समझा चुका हूँ। न्यूटन के गति के नियम की बात की जाए तो न्यूटन के गति के 3 नियम हैं। पहले नियम की बात की जाए तो इसी को जड़ता या जड़त्व का नियम बोला जाता है। जैसे कोई वस्तु है वो विरामावस्था में है। ठीक, कोई विरामस्थ, यहाँ लिखा है विरामस्थ अर्थात स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, वो तब तक विरामस्थ रहेगी, मतलब वहीं पर रुकी हुई रहेगी। ठीक, विराम अवस्था में रहेगी। या कोई गतिमान वस्तु मतलब मूविंग ऑब्जेक्ट तब तक एक समान चाल से ही चलते रहेगी। मतलब अगर वो विराम में है तो विराम में ही रहेगी, या फिर अगर वो एक समान गति से चल रही है तो एक समान गति से ही चलती रहेगी। एक समान गति कहने का मतलब कांस्टेंट स्पीड से ही चलती रहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी फोर्स नहीं लगाया जाए। ठीक, जब तक बाहरी फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो वस्तु विराम अवस्था में है, मतलब रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी, या फिर कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तो कांस्टेंट स्पीड से चलेगी, मतलब उसके स्पीड में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, ये होता है क्या, पहला नियम। इसी को आप विशेष रूप से जो ध्यान रखिएगा, ये ध्यान में रखिएगा, पहला नियम ही जड़त्व का नियम। पहला नियम मतलब जो होता है ना वही जड़त्व का नियम है, जड़ता का नियम या जड़त्व का नियम। ठीक, आप समझ पा रहे होंगे। जैसे मान लीजिए कि ट्रेन में आप बैठे हुए हैं। ठीक, ट्रेन में या फिर बस में आप बैठे हुए हैं। ठीक, बस में बैठे हुए हैं, जैसे ही गाड़ी चलती है, गाड़ी स्टार्ट होती है, आप पीछे की तरफ झुक जाते हैं, मतलब पीछे की तरफ आपका जो सर है वो पीछे की तरफ भागता है। ठीक, ऊपर वाला पार्ट क्यों, क्योंकि नीचे वाली जो बॉडी है ना, नीचे वाला आपका पार्ट है, वो चाहता है मतलब विराम अवस्था में ही रहना, क्योंकि पहले से ही वो विराम अवस्था में था। ठीक, तो अपोज करने के लिए ऊपर का जो हिस्सा है ना, आपकी बॉडी है, पीछे की तरफ भागती है। ठीक, ये क्या है, ये तो जड़त्व का नियम है। दूसरे नियम की बात की जाए तो देखिए, दूसरे नियम में काफ़ी टेक्निकल बातें हैं, तो मैं उतना बताने नहीं जा रहा, जितनी ज़रूरत है उतना समझा देता हूँ। हालांकि मैं हल्का सा बोल देता हूँ आपको, जो टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं या फिर साइंस बैकग्राउंड से हैं तो उनको समझ में बातें आ जाएंगी, उनको पता भी है, ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, फोर्स जो होता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, यही दूसरा नियम है। बट उतना नहीं जानना है आपको, खाली ये जान लीजिए कि F बराबर जो एम ए है ना वो दूसरे नियम से आता है। F बराबर एम ए, अर्थात ये हो गया क्या, बल फोर्स, और ये क्या हो गया, मास अर्थात द्रव्यमान, ये क्या हो गया, त्वरण अर्थात एक्सेलरेशन। ठीक, तो F बराबर एम ए जो होता है वो दूसरे नियम से आता है। एक बात बताइएगा, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये तो चलिए एग्जाम में पूछा है, बीपीएससी में भी पूछा है कि फोर्स बराबर कितना होता है, ये वाला द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक, लेकिन एक बात बताइए, मास की SI यूनिट क्या होती है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इसमें भी दिख रहा है, अगर इसमें भी लिखा हुआ है, ये सब एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसलिए मैं नहीं एक्सप्लेन कर रहा। ठीक, तो आप फिर पढ़ लीजिएगा या फिर वीडियो देख लीजिए। F इक्वल टू एम ए की बात कर लेते हैं। देखिए, मास की बात की जाए तो मास की SI यूनिट, इसकी SI यूनिट kg, और एक्सेलरेशन की मैं बता चुका हूँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो कुल मिलाकर फोर्स की SI यूनिट क्या हो जाएगी, kg मीटर, मतलब kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी का स्पेशल नाम है, इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि न्यूटन तो आपको पता ही है, बट ये भी ध्यान में रखिएगा, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर पूछ लिया जाता है तो ठीक, कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो फॉर्मूला आपको ध्यान में है ना, और बेसिक जो यूनिट्स आपको पता है, ठीक, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया है, तो आराम से जो भी कहीं भी आपको यूनिट पूछता है तो यूनिट में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक, आप समझ पा रहे होंगे। तीसरे नियम की बात की जाए तो तीसरा नियम तो सबको ही जानता है कि इसी को तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोलते हैं। मतलब जितना फोर्स हम किसी बॉडी पर लगा रहे हैं उतना ही फोर्स वो हमारे बॉडी पर लगाएगी, उतने ही मैग्नीट्यूड के साथ, उतने ही के बराबर। ठीक, उल्टा डायरेक्शन में। ठीक ना, ये आप जानते हैं, लगाए गए बल के बराबर बल लगाया जाता है विपरीत दिशा में, ये सब आप जानते हैं। ठीक, आगे बात कर लेते हैं एक एक करके सारी बातें। हाँ, मापक यंत्र एवं पैमाने, इसको भी मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है, अभी हम इधर की बात करते हैं। ठीक, तो आप देख लीजिएगा पीछे। फिर बात की जाए संवेग अर्थात मोमेंटम की, ये तो बता चुका हूँ कि स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, संवेग की बात की जाए, संवेग तो ये क्या होता है, मास जो होता है ना, पी से जनरली इसको रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, P बराबर एम वी। एम क्या है यहाँ पर, मास द्रव्यमान, और V क्या है, स्पीड वेलोसिटी।
ठीक, वेलोसिटी है मतलब वेग है, वेग है। मास की एसआई यूनिट केजी और वेलोसिटी की एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड। ठीक, तो मोमेंटम की बात की जाए तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, केजी मीटर पर सेकंड, मतलब एम भी आपको पता है। ठीक, तो आराम से इसके यूनिट पर जा सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके लिए मैं ये समझा रहा हूँ कि अगर अच्छा क्वेश्चन पूछा जाए, ऐसा यूनिट पूछ ले तो आप ऐसे कर लीजिएगा। हालांकि जो इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा पूछे जाते हैं वो तो मैं पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक, ये एक एक करके मैं इसलिए समझा दे रहा हूँ। पी बराबर एम भी याद रखिएगा ना, तो यहाँ से आप ऐसा यूनिट आराम से निकाल सकते हैं। कार्य की बात की जाए, वर्क की बात की जाए, अगर आपको पता है कि कार्य जो होता है ना, कार्य जो होता है बल W, कार्य जो होता है बल अर्थात फोर्स इनटू क्या बोलते हैं विस्थापन, और विस्थापन किधर की तरफ, जिधर हम फोर्स लगा रहे हैं उधर की तरफ ही विस्थापन हुआ हो तो। ठीक, इसमें भी टेक्निकल कुछ बातें हैं, वो एफ डॉट एस होता है, जो साइंस वाले होंगे वो सोच रहे होंगे, बट उतना जानना नहीं है, तो इसलिए जिनका साइंस नहीं है वो बस इतना ध्यान में रखिए। डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना होता है, एफ इंटू एस, ये है फोर्स, ये है विस्थापन। ठीक, तो एफ की बात की जाए तो इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन। ठीक, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होता है बट न्यूटन होता है ना। और विस्थापन की बात की जाए, विस्थापन या फिर दूरी एक जैसी ही बात है ना, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो चूंकि दूरी की यूनिट मीटर होती है, एसआई यूनिट, तो विस्थापन की भी एसआई यूनिट मीटर ही होगी ना, तो न्यूटन मीटर, ये क्या हो जाएगा, वर्क। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम, वर्क को। न्यूटन मीटर को ही क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। ठीक, इसी का स्पेशल नाम क्या है, जूल, जूल। तो ध्यान में रखिएगा, ये मैं बता चुका हूँ, वर्क की यूनिट में बता चुका हूँ। जिन्होंने पिछला वीडियो देखा है उनको पता है। ऊर्जा की बात की जाए तो इसकी भी ऐसा यूनिट जूल ही होती है। और हाँ, ऊर्जा में हम एक गतिज ऊर्जा की बात कर लेते हैं। गतिज मतलब मोशन की वजह से जो ऊर्जा गति में है, ठीक, गति की वजह से जो ऊर्जा उसके पास है उसको गतिज ऊर्जा बोलते हैं, जो कि कितने के बराबर होती है, 1/2 गुणे एम वी स्क्वायर। एम मतलब मास केजी, ये वी मतलब मीटर पर सेकंड। ठीक, लेकिन ऊर्जा की बात की जाए तो ऊर्जा की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल ही होती है। ठीक, आप ध्यान रखिएगा। अब कहिएगा कि वो कैसे आएगा, तो वो भी मैं एक्सप्लेन करके दिखा सकता हूँ, आप करके देखते रहिएगा। ठीक, स्थितिज ऊर्जा की बात की जाए, स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू जो होती है, खाली जान लीजिए, PE बराबर mgh, ना भी जानेंगे तो चलेगा। ठीक, जिनको स्किप करना है वो स्किप कर सकते हैं, जिनके पास टाइम है वो जान सकते हैं। ठीक, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। इसके पहले जो भी मैंने बताया है वो एग्जाम में पूछा हुआ है, बीपीएससी में पूछा हुआ है, ये संवेग भी पूछा हुआ है, फोर्स भी पूछा हुआ है, ये फॉर्मूला। ठीक ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। कार्य भी ध्यान में रखिएगा। गतिज ऊर्जा हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक, स्थितिज ऊर्जा मैं बता देता हूँ। मान लीजिए कि ये कोई दीवार है। ठीक, दीवार पर ऊपर एक बॉल रखा हुआ है। ठीक, दीवार पर आपने इस बॉल को ले जाकर इस पर रख दिया है, तो आखिर बॉल इस पर क्यों टिका हुआ है, इसके पास कुछ ऊर्जा होगी तभी तो, कुछ इसके पास एनर्जी होगी तभी तो ये बॉल यहाँ पर रुका हुआ है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। अब हाँ, कहिएगा कि दीवार की वजह से है, बट दीवार ने इसको एनर्जी दी है ना, उस एनर्जी को क्या बोलेंगे हम, पोटेंशियल एनर्जी। या फिर हाथ में लेकर आप खड़े हैं, मान लीजिए यहाँ पर आप खड़े हैं, ऐसे खड़े हैं और यहाँ पर हाथ में लेकर बॉल को खड़े हैं। ठीक, तो इसके पास जो ऊर्जा है जिसकी वजह से ये ऊपर है, भले आपके हाथ में है, तो इसके पास कौन सी ऊर्जा आ गई है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, h हाइट पर है, नीचे से लेकर ऊपर तक देखा जाए तो अगर इसकी हाइट h है, ठीक, हाइट h है, तो इसका जो इस पर जो इसके पास जो ऊर्जा होगी वो कितने के बराबर होगी, mg अर्थात क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, mg ये मैंने बता दिया है, इंटू h अभी तो बताया है। शक्ति की बात कर ली जाए, पावर की। ठीक, तो पावर ध्यान में रखिएगा, जो भी काम किया जाता है, जो भी वर्क किया जाता है यूनिट टाइम में, इकाई समय में, पावर बराबर W/T। वर्क, जो भी वर्क आप कर रहे हैं यूनिट टाइम में, इकाई समय में, उसको पावर बोलते हैं। ठीक, पावर की यूनिट आपको पता है वैसे वॉट है, बट यहाँ पर क्या है, जूल है। ठीक, और टाइम मतलब इसकी टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है, सेकंड। जूल प्रति सेकंड को हम क्या बोलते हैं, वॉट बोलते हैं। ठीक, ये एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूँ, आपको मन करे तो फॉर्मूला आपको ध्यान में रहेगा ना, तो आपको कभी क्वेश्चन वैसा आए, मान लीजिए कि बोल दे कि वर्क की यूनिट क्या है, सॉरी पावर की यूनिट क्या है, और वहाँ पर ये ना दिया हो, क्या बोलते हैं, वॉट ना दिया हो, इस फॉर्म में दिया हो, जूल प्रति सेकंड, तो आसानी से टिक लगा सकते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो, बट जो मैंने पीछे बता दिया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी अगर अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। कुछ रंग की बात कर लीजिए। रंग में बात कर ली जाए, देखिए प्राथमिक रंग और द्वितीयक रंग। ठीक, दो पार्ट में इसको डिवाइड करके देख लेते हैं हम। बेसिकली इसको दो पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं।
हाँ, तो प्राथमिक रंग वो होते हैं ऐसे रंग जो किसी अन्य रंग के मिश्रण से नहीं बनते हैं, ठीक, जैसे लाल, हरा, नीला, ठीक। और द्वितीय रंग क्या होते हैं, सेकेंडरी कलर्स क्या होते हैं, वैसे रंग जो प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में याद रख सकते हैं, मैजेंटा है, सियान है, पीला है, ठीक, ये सब बातें हैं। फिर आइए बात कर लेते हैं वॉशिंग मशीन की। वॉशिंग मशीन की बात की जाए तो वॉशिंग मशीन का जो कार्य है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, सेंट्रीफ्यूगेशन अर्थात अपकेंद्रीकरण। जैसे ये वॉशिंग मशीन है, ठीक, यहाँ पर मोटर लगी होती है और ये जो सरफेस है ना ये थोड़ा सा खुरदरा होता है, ठीक, थोड़ा सा खुरदरा होता है। इसमें कपड़ा आपने डाल दिया तो मोटर क्या करता है, घुमाता है, इसको कपड़ों को घुमाता है और ऐसे घुमाता है कि ये कपड़ा जो है बाहर की तरफ चला जाए, मतलब इधर की तरफ ऐसे जाए कि इधर ये जो खुरदरा वाला सरफेस है ना इधर की तरफ जाए और घूमते रहे कपड़ा ताकि इससे साफ हो जाए, ठीक। तो अपकेंद्रण मतलब बाहर की तरफ ये फेंकता है, बाहर की तरफ, ठीक। मैंने बस समझा दिया था आपको ताकि आपको ध्यान में रहे, ठीक। अपकेंद्रण, अपकेंद्रण मतलब केंद्र से बाहर की तरफ फेंकना, ठीक। तो वॉशिंग मशीन का जो सिद्धांत है वो अपकेंद्रीकरण सिद्धांत पर काम करता है, ठीक। गुरुत्व के अधीन गति, मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक। हाँ, तो खाली ध्यान में रखिए आप, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो न्यूटन ने दिया था, इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान में रखिएगा। हालांकि फोर्स जो होता है, मान लीजिए दो पिंड है और यहाँ पर मास की बात की जा रही है, देखिए गुरुत्वाकर्षण बल की बात की जाए तो बड़े मास के लिए ये वाला नियम है, ठीक, बहुत बड़ा मास है तो कहिएगा कि हम दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, दोनों के पास मास है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर लेते, खींच क्यों नहीं लेते हैं, नहीं, बड़े मास के लिए ये है। तो इन दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगता है, आकर्षण बल, ठीक। वो बल जो होता है ना वो समानुपाती होता है किसके, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर के, आर मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। यही प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो बराबर यहाँ इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। तो ये जानने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही बताया, खाली ये जानना है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम से ही F बराबर कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर आता है, ठीक। ये फॉर्मूला याद रखने से ये फ़ायदा है, याद मत रखिए बट हल्का फुल्का भी ध्यान में रहेगा तो आपको पता है कि आर की वैल्यू नीचे है, मतलब आर जितना बढ़ाएंगे फोर्स जो है वो कम होते जाएगा। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, जितना दूर जाते जाएगा इनके बीच फोर्स कम ही होगा ना, ये नज़दीक रहेंगे तो ज़्यादा फोर्स होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये फॉर्मूला से भी दिख रहा है, आर बढ़ाइएगा मतलब ये पूरी वैल्यू कम होगी, ठीक है ना। हाँ, कैपिटल जी की बात कर लेते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा आप। कैपिटल जी जो है ना इसी को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक। यूनिट ध्यान में रखिएगा और वैल्यू भी। गुरुत्वीय त्वरण की बात की जाए, इस एक्सेलरेशन की बात की जाए, अर्थ की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है, ठीक, मतलब मान लीजिए ऊपर कोई बॉल है, इसको छोड़ दिया तो जिस एक्सेलरेशन से बॉल नीचे की तरफ गिरेगा, ठीक, उस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। यही स्मॉल जी है, स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। एक क्वेश्चन मुझे ध्यान में आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं कि मान लीजिए कि समान मात्रा में लोहा भी है, आपके पास लोहा है, लकड़ी भी है, ठीक, रुई भी है, चाहे मोम मान लीजिए, ठीक, समान मात्रा में है और समान ऊंचाई से इनको छोड़ा जाता है और ये मानकर चलिए कि कोई भी फोर्स नहीं है, मतलब हवा कुछ भी नहीं है, ठीक, एकदम आइडियल कंडीशन है, कोई फोर्स वगैरह नहीं है, हवा भी नहीं है, ठीक। तो ये तीनों जब ज़मीन पर पहुंचेंगे, ठीक, तो कैसे कैसे पहुंचेंगे, कौन सबसे पहले पहुंचेगा, कौन बाद में पहुंचेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे गए भी हैं, ठीक। तो ध्यान रखिएगा कि ये तीनों एक साथ ही पहुंचेंगे, ठीक ना। उसके बाद बात की जाए और उसका रीजन भी है, कहिएगा तो एक्सप्लेन कर देंगे, जब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, जिसमें भी दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगले वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। पृथ्वी तल पर मान की बात की जाए तो सबसे कम जो वैल्यू होती है इस स्मॉल जी की वो विषुवत रेखा पर होती है और सबसे ज़्यादा जो होती है वो ध्रुव पर होती है, ठीक। क्योंकि ध्रुव से और जो पृथ्वी का केंद्र है ना, पृथ्वी का केंद्र और ध्रुव से जो ये डिस्टेंस है वो कम होता है, ये दूरी कम होती है, इसीलिए यहाँ पर जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, फोर्स ज़्यादा लगता है, फोर्स की वजह से तो एक्सेलरेशन होता है, ठीक, यहाँ फोर्स ज़्यादा लगता है। बट विषुवत पर जाएंगे तो विषुवत से और केंद्र के बीच में जो दूरी होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक, वो दूरी ज़्यादा होती है, इसलिए जी की वैल्यू कम हो जाती है, फोर्स थोड़ा कम हो जाता है इसलिए। लास्ट में एक पलायन वेग की बात कर लेते हैं। देखिए 70% फिजिक्स कंप्लीट हो चुकी है, टाइम की वजह से इसको बताने के बाद वीडियो को यहीं पर रोकना पड़ेगा, कोई अगले वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। पलायन वेग की बात की जाए, इसको एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं, तो पृथ्वी के लिए बात की जाए तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है, ठीक। पलायन वेग की बात की जाए तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, ये स्पीड ही है, ये
इस वेग की बात की जाए तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक ना। ये वैल्यू होती है पलायन वेग की बात करें। पलायन वेग कितनी होती है? ये पलायन वेग वैसे है क्या, पृथ्वी की वजह से मान लीजिए कि आप कोई बॉल ऊपर फेंक रहे हैं तो बॉल वापस आ जाती है ना, क्यों? क्योंकि बॉल पर गुरुत्वाकर्षण का बल लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक। तो मिनिमम कितना फोर्स दिया, एक मिनिमम कितनी स्पीड दी जाए किसी बॉल, कोई भी बॉल हो या फिर कोई भी चीज़ हो, उसमें कितना मिनिमम स्पीड दिया जाए, उसमें मिनिमम स्पीड कितनी दी जाए कि वो गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर चला जाए, ठीक। मतलब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण जो क्षेत्र है उससे बाहर चला जाए, तो इतनी मिनिमम स्पीड देनी होती है, तभी कोई ऑब्जेक्ट हो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर चला जाता है ऊपर, ठीक। समझ पा रहे होंगे आप, ठीक। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।